हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेसन लेकर आए हैं। लेसन का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखिए, हमने शुरू की है, आपको पता ही है, जैसे कि हिस्ट्री की बुक शुरू की है। हमारे अतीत क्लास 6 की बुक है और आज हम इसका लेसन 8 कंप्लीट करने वाले हैं। कुल यहाँ पर 11 लेसन इसमें हमारे अतीत की बुक में हैं। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्लास 7 की बुक स्टार्ट कर देंगे और ऐसे ही क्लास 8 तक की सारी बुक्स कंप्लीट करनी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इन सब की। इसके बाद 9th 10th की करेंगे और फिर बाद में हम 11th 12th की करेंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उस पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप एक बार स्टार्टिंग से 6 से 12 तक की जितनी भी एसएसटी की बुक है वो कर लीजिए। यहाँ से आपका जीके का पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और हिस्ट्री, जिन एग्जाम में हिस्ट्री अलग से आती है, जियोग्राफी अलग से आता है, एसएसटी का पार्ट जो अलग से आता है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप अलग से कोई बुक लेना चाहते हैं, उन बुक्स को पढ़ने के बजाय आप यहाँ से पढ़िए तो अच्छा लगेगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे, नोट्स ले लेते हैं बने हुए। तो क्या दूसरों के नोट्स से व्यक्ति पढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जिस व्यक्ति ने नोट्स बनाए हैं उसने अपने अकॉर्डिंग वे नोट्स बनाए हैं। उसने क्या पता क्या लाइन छोड़ी है और क्या लाइन वहाँ पर नोट की है। आप ये कैसे कह सकते हो कि जो उसने छोड़ा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था? हो सकता है उसको उस चीज़ की जानकारी पहले से हो, इसलिए वो लाइन छोड़ दी। तो नोट्स कभी भी दूसरे के बनाए हुए नहीं लेने चाहिए, स्वयं बनाइए। आप देख भी लीजिए, आप एक लेसन को अच्छे से पढ़िए और उसके नोट्स स्वयं बनाइए, आपका वो लेसन तभी कवर हो भी जाता है। 2-3 दिन बाद आप एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए और आपका लेसन वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे के नोट्स पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको वो रटने पड़ेंगे, वो याद नहीं होगा, वो केवल रटा जाएगा। और रटी हुई चीज़ें कितने दिन याद रहती है? कुछ दिन बाद हम भूल ही जाते हैं। कोशिश करिए, स्वयं ही इस चीज़ को करिए। छोटे छोटे लेसन हैं, रोज़ 15-20 मिनट एक लेसन में लगती है और कुछ नहीं, बस केवल 15 मिनट या 20 मिनट निकालिए, एक लेसन रोज़ पढ़ लीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी 6 से 10 तक की तो कंप्लीट हो ही जाएगी। केवीएस के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी कुछ पार्ट एसएसटी का मिलता है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो वहाँ मिलता है, टीचर भर्ती हो वहाँ मिलता है, सीटेट तो सारा ही आता एनसीईआरटी की बुक से है। यूपीएससी के एग्ज़ाम ले लीजिए, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम ले लीजिए, वे भी स्टार्टिंग एनसीईआरटी की बुक से ही करते हैं। तो इसलिए इन्हें आप हल्के में ना ले, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने लेसन को। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। ये देखिए, यहाँ प्रभाकर को दिखाया है। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे थे और पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब देखकर मजा आ रहा था। तो लोहे के औजार कैसे बनते थे, वह खेती में कैसे प्रयोग होते थे, इनके बारे में ही यहाँ बताया है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो गई है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा भी बन गई है इस उपमहाद्वीप में। लेकिन हमेशा से तो लोहे का प्रयोग होता नहीं आया है। तो हमारी जो महाद्वीप है इसमें लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लगभग 3000 साल पहले। क्वेश्चन बहुत बार आया है। हमारे उपमहाद्वीप में, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्र में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। हमने पहले पढ़ा भी था कि जब कब्र में किसी शव को दफनाया जाता था तो उसके साथ उनके हथियार, उनके खाना पीना का सामान भी रखा जाता था। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। जो महापाषाण कब्र मिली थी उनमें हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर कुछ हथियार दिखाए भी गए हैं, जैसे कि ये यहाँ हंसिया, कुल्हाड़ी और संडासी दिखाई गई हैं। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की और भी बताओ क्या क्या चीज़ें लोहे से बनती हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनसे जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। पहले जो हल बनाए जाते थे वो कैसे बनते थे? लकड़ी के बनते थे। लेकिन लोहे का उपयोग जैसे जैसे बढ़ता गया तो हल जो थे, हल के फाल, वे लोहे के बनने शुरू हो गए। कुल्हाड़ियाँ लोहे की बनाई जाने लगी जिनसे जंगलों को साफ किया जाता था और लोहे के इस फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कदम क्या क्या थे? जैसे कि सिंचाई,
समृद्ध गांवों के बिना राजा और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। लोगों चलिए आगे देखते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। चलिए ये तो छोड़ दीजिए। ये देखते हैं गांव में कौन रहते थे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएंगे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेला कहा जाता था। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, वेला कौन थे। तो तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें वेला कहा गया है। जो साधारण हलवाई थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें उनवार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर या दास थे उन्हें कहा जाता था कडेसियार और अधिमई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं। वेला कौन थे, बड़े भूस्वामी। उनवार कौन थे, साधारण हलवा। और कैडेसियार या अदमई कौन होते थे, ये होते थे भूमिहीन मजदूर और दास। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था, ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी ये पद आनुवंशिक था। तो आनुवंशिक पद कौन सा होता है, जब एक राजा के बाद उसका पुत्र बनता है और फिर उसका पुत्र राजा हो या कोई भी उनका ग्राम भोजक जो था उसके बाद में उन्हीं के वंशज आगे बनते रहते हैं, तो इसे ही आनुवंशिक कहा जाता है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जिसके बाद सबसे ज़्यादा भूमि होती थी उसे ही ग्राम भोजक बनाया जाता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, उन्हें कहा जाता था गृहपति। तो गृहपति किसे कहा जाता था, स्वतंत्र कृषकों को। ज़्यादातर ये छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें कौन होते थे, दास कर्मकार आते थे जो दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। अब यहाँ से प्राचीनतम तमिल रचनाओं के बारे में बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यहाँ पर तमिल रचनाओं के बारे में। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य क्या है, संगम साहित्य है तमिल में जो रचनाएं की गई हैं उन्हें ही कहा जाता है संगम साहित्य। और इनकी रचना कब की गई, करीब 2300 वर्ष पहले। इन्हें संगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। मदुरै में बहुत सारे कवियों का एक जगह सम्मेलन होता था और वहीं पर इनकी रचना की गई है, इसीलिए इन्हें संगम कहा जाता है। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो अभी जो हमने ये वेला शब्द पढ़ा था, इस तरह के शब्द संगम साहित्य में मिलते हैं। अब आगे नगर के बारे में बता रहे हैं। क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक क्या है, ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया है एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया है। तो ऐसी ही एक जातक कथा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। देखते हैं क्या है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया
कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे के से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब युवक ने और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन्होंने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तब उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़ों का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। ये सुनकर युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक कि मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो देखिए कैसे इसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने कितने सिक्के पैसे कमा लिए। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां से लोग आते थे। ये देखिए यहाँ दिल्ली में मिला वलयकूप है। ये वलयकूप यहाँ दिखाए गए हैं जो दिल्ली से मिले हैं। नीचे सांची की मूर्ति कला, ये यहाँ पर जो दिखाई गई है, ये देखिए सांची से जो मूर्ति कला मिली है उसका वर्णन है यहाँ दिखाई गई है। आगे देखते हैं क्या है। अध्याय 5 में वर्णित शहर महाजनपदों की राजधानी थे। हमने कुछ महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मगध था, वज्जी था, कौशल देश था, अंग देश था, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। तुमने पढ़ा इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसे कि ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप कहाँ लगाते थे? गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महल, बाजार या फिर आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्राओं के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसे ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। अब यहाँ देखते हैं क्या है। बेरीगाजा, ब्रूज का यूनानी नाम की कहानी। अब देखते हैं इनकी कहानी क्या थी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज चला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ये देखिए हिमालय से जो जो वस्तुएं निर्यात की जाती थी उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे, जिनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। अब यहाँ आगे सिक्कों के बारे में ये देख लेते हैं। आहत सिक्के क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया है आहत सिक्कों के बारे में। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, और जब इन्हें ठप्पे से बनाया जाता था तो इन्हें ही कहा जाता था आहत सिक्के। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक इनका प्रचलन रहा है। ये देखिए ये आहत सिक्के हैं जिन पर ये चित्र बनाए गए हैं। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि इन पर दबाकर ये चित्र बनाए जाते थे।
पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं और सबसे पुराने सिक्के ही आहत सिक्के थे, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, जो करीब 500 साल चले। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण ही इन्हें कहा जाता था आहत सिक्के। विनिमय के अन्य साधन क्या थे? विनिमय अर्थात लेन देन। संगम साहित्य में ऐसी ही एक कविता दी गई है, उसके बारे में देखते हैं। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे न छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा ही रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो ये देखिए यहाँ पर संगम साहित्य में एक कविता दी गई है। इसके बाद नगर अनेक गतिविधियों के भी केंद्र होते थे। वे कौन कौन सी गतिविधियां हैं, इन्हें देखते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय के लिए एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो देखिए मथुरा नगर 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा जो था वो बेहतरीन मूर्तियों का भी केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। इसके बारे में आगे बताएंगे कि कुषाण कौन थे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मथुरा जो था वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कृष्ण भक्ति से संबंधित रहा है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठ या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे और उनका वर्णन इन अभिलेखों के तहत करवाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख मिलते हैं। अब शिल्प और शिल्पकार के बारे में देख लेते हैं क्या है। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है, कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै के प्रसिद्ध केंद्र थे। देखिए अब फिर से क्वेश्चन निकल कर आता है, कपड़े के लिए उत्तर भारत में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था और दक्षिण में? उत्तर में तो था वाराणसी और दक्षिण में था मदुरै। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आया कि श्रेणी किसे कहते हैं। तो ये शिल्पकार और व्यापारियों के संघ थे, जिनका नाम श्रेणी है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि जो व्यापारियों की श्रेणी थी उसका काम था व्यापार का संचालन करना। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इस धन का उपयोग उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। अब यहाँ एक बार ये देख लेते हैं, उत्तरी काले चमके पात्र NBPW कहा गया है इन्हें। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। अब सूत कातने और बुनने के क्या नियम थे, ये देख लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है, हमने पिछले ही अध्याय में पढ़ा था। अर्थशास्त्र एक रचना है जिसे कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कह लीजिए या चाणक्य कह लीजिए, इनकी रचना है।
इसमें ये नियम बताए गए हैं, देखते हैं क्या है। इसमें वर्णन किया गया है किस प्रकार एक विशेष अधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्यों, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं या फिर तैयार माल उनसे भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ही ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत को की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो ये देखिए कैसे नियम हैं जो अर्थशास्त्र में बताए गए हैं सूत कातने और बुनने के लिए। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अब अरिकामेडु के बारे में देखते हैं क्या है। अरिकामेडु कहाँ? पुदुचेरी में। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। जहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र कहा जाता है। तो एरेटाइन पात्र क्यों पड़ा? क्योंकि इटली में एक शहर का नाम है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे बनाए यहीं पर जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र में देखते हैं क्या है। देखिए ये एक एक्वाडक्ट है और जिसका चित्र यहाँ बताया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो रोम यूरोप का एक शहर है और इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे अगस्टस। इन्होंने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उन्होंने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर कहा जाता है, जिन्हें बनवाए। चारों तरफ इनमें दर्शकों को बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानगार भी बनवाए जहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु अर्थात एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो यहाँ हमने रोम के बारे में पढ़ा, रोम के राजा अगस्टस के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने ईंटों के शहर को संगमरमर का बनवाया। यहाँ उन्होंने स्नानागार बनवाए, उनमें पानी के आने जाने की व्यवस्था भी करवाई। तो इसके साथ ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं क्या है। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। और संगम साहित्य की रचना कब हुई थी? करीब 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन ये 2200 से 1900 साल पहले था।
तो फ्रेंड्स ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको हमारी सीरीज पसंद आती है, तो प्लीज़ अपने स्टडी, आपका कोई स्टडी ग्रुप होगा उसमें शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में।